गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारी जुडिशरी की, तो हम सबको अपनी जुडिशरी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। बट कई बार कुछ जजेस के द्वारा कुछ ऐसे इनसेंसिटिव रिमार्क्स कर दिए जाते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में थोड़े क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग। जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल में एक पर्टिकुलर केस था, जहां पर एक जज ने यहाँ पे ये बोल दिया था कि देखो, अगर कोई लड़का तुम्हारे पजामा की स्ट्रिंग को यहाँ पे पुल कर रहा है, तो वो एक तरह से उसको हम अटेम्प्ट टू रेप नहीं मानेंगे। तो कई बार ऐसे बहुत ही इनसेंसिटिव बातें यहाँ पे कई बार बोल दी जाती हैं, और जिस वजह से पूरी की पूरी जुडिशरी की जो इमेज है वो यहाँ पे खराब होती है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि काफ़ी सारे जजेस के अंदर सेंसिटिविटी, कंपैशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सूर्यकांत जी, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इनकी अध्यक्षता के अंदर एक यहाँ पे पैनल होगा। ये पैनल क्या करेगा, इसमें मतलब आप नोटिस कर पाओगे लीगल प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, एकेडमिशियंस भी होंगे, सोशल वर्कर्स भी होंगे इस कमेटी के अंदर। ये एक तरह का एक बुक बनाएंगे, आप कह सकते हो। एक रिपोर्ट आपका प्रॉपर यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे प्रॉपर बातें होंगी कि क्या क्या क्वालिटीज़ हमें इम्बेड करनी है, कैसे हमें इंश्योर करना है कि इस तरह के ऑफेंसिव वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ना हो। एक तरह से प्रॉपर उनकी एक लिस्ट सी बन जाए, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा सिंपल भाषा में होगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आप नोटिस करो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एक आम इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। खासकर कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके साथ रेप होता है या फिर इस तरह की इंस्टेंसेस जो चीज़ें होती हैं, तो हमें उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो रिपोर्ट होनी चाहिए ना, ये बहुत ही सिंपल भाषा में होनी चाहिए, सो दैट कि हर इंसान इसको यहाँ पे समझ पाए। कोई लीगल भाषा इसमें मतलब नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम ये जो आपके वर्ड्स की लिस्ट है और एक्सप्रेशंस हैं, इनको जो लोकल भाषा है उनके अंदर भी यहाँ पे हमें अ, होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे हमें पता लगता रहे कि क्या चीज़ सेंसिटिव है और क्या चीज़ अपने आप में इनसेंसिटिव है, ताकि एक तरह से जजेस के अंदर भी कंपैशन एंड डिग्निटी यहाँ पे या सेंसिटिविटी जो है एक तरह से आ पाए। इसकी अध्यक्षता के लिए यहाँ पर ये कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। दोस्तों, डेट है आज की 19 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स के रिगार्डिंग। अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि आखिर ये हॉर्नबिल रेस्टोरेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको मालाबार पाइड हॉर्नबिल के बारे में समझा देता हूँ। देखो, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मालाबार पाइड हॉर्नबिल। ये दरअसल में जो हॉर्नबिल है ना, इसको लेसर पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है। एंड आपको ये भारत और श्रीलंका में पाया जाने वाला आपको बर्ड देखने को मिल जाएगा। इंडिया में कहाँ पे? मेजरली आपका वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है, और आपका सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, और श्रीलंका में तो होता ही है। ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसके जो फेदर्स की कवरिंग वगैरह होती है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और एक मीडियम साइज का बर्ड आपको देखने को मिलता है। बाकी ये 600 मीटर हाइट से कम वाली जगहों पे पाया जाता है मोस्टली, जैसे आपके कुछ आपके एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर वेस्टर्न घाट्स के अंदर। फिर रिवराइन एरियाज, फॉरेस्ट एजेस, प्लांटेशंस और ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास भी आपको ये देखने को मिल जाता है। मेजरली बेसिस के ऊपर ना ये फिक्स खाता है। फिग क्या होते हैं? अंजीर। जो अंजीर होते हैं ना, तो वो खाता है, मतलब फ्रूट्स वगैरह मोस्टली खाता है और ज़्यादातर अंजीर खाता है। बाकी थोड़ा बहुत इंसेक्ट्स हो गया, छोटे छोटे रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, उनको भी यहाँ पे कंज्यूम करता है, पर मेनली ये अंजीर खाता है। ठीक है। इसको फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पता क्या होता है कि जैसे इसने अंजीर खाया, ठीक है, तो जगह जगह जाके उसके जो बीज होते हैं वो यहाँ पे फेंकता रहता है, डिस्पर्स करता रहता है। उससे प्लांट डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। राइट। तो इसलिए इनको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी यहाँ पे हम बोलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपका नियर थ्रेटेंड आपको देखने को मिल जाएगा आज के समय यहाँ पे। ठीक है। इनके जो आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो लगभग 30,000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कम हो रही है बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये सारे कुछ इश्यूज आपको यहाँ पे हॉर्नबिल के बारे में पता होने चाहिए। अब छत्तीसगढ़ ने पता क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स जो है वो यहाँ पे बना रहा है। अब पॉइंट आता है, ये रेस्टोरेंट क्या होते हैं? देखो, रेस्टोरेंट होता है खाने की जगह। तो हम यहाँ पे पता क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, यहाँ पर एक क्लस्टर बना रहा है। ठीक है। जहाँ पर आपके कुछ ऐसे ट्रीज होंगे जिन पे फ्रूट्स होंगे।
देखो मैंने आपको बताया ना, इनको चाहिए बहुत सारे अंजीर, है ना? तो हमने क्या कर दिया, हम यहाँ पे एरियाज़ ऐसे बना रहे हैं, जहाँ पर हॉर्नबिल्स के लिए बहुत, बहुत भारी मात्रा के अंदर आपको फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। तो अगर वहाँ पे जो हॉर्नबिल हैं वो जाएँगे, तो कहीं न कहीं उनको खाने की कमी नहीं रहेगी एंड इस वजह से यहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है, वो ग्रो कर पाएगी। तो दैट इज़ द एंटायर प्लान जो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे कर रहा है, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स के माध्यम से। तो ये जो आपका इनिशिएटिव होगा ना, ये आपका उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो कि आपको गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये इनिशिएटिव चलेगा, ठीक है ना? तो ये जो पूरा रीजन है, इसके अंदर आपकी 3 रेंजेस आती हैं, एक है कुल्हाड़ी घाट, एक है इंदगांव, एक है आपका साउथ उदांती। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इसी रिजर्व के अंदर उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही यहाँ पे आती हैं। अब इस रीजन का जो एरिया, जो आपका क्लाइमेट है ना, वो वेस्टर्न घाट्स की तरह है। अब वेस्टर्न घाट्स में आप लोग जानते होंगे, आपके जो हॉर्नबिल है, वो यहाँ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस वजह से यहाँ पर भी इस रीजन में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, अंजीर चाहिए ना बहुत सारे, तो हम वो यहाँ पे इनके लिए इंश्योर कर देंगे। बाकी ये कीस्टोन सीड डिस्पर्सर है। मैंने आपको जैसा बताया ना कि किस तरह से ये जो अंजीर को खाते हैं एंड कहीं न कहीं उनको यहाँ पे अलग-अलग जगह पे डिस्पर्स करते चलते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो इनकी आपकी जो बायोडायवर्सिटी है या डायवर्सिटी ओवरऑल अगर हम बात करें, वो यहाँ पे प्लांट डायवर्सिटी मेंटेन रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बहुत सारे विज़िटर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि अगर इतनी अच्छी खासी मात्रा के अंदर आपको मालाबार पाइड हॉर्नबिल आपको देखने को मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट यहाँ पे होते ही हैं। लास्टली अगर हम बात करें, ये जो हमने मॉडल लिया है ना इस तरह से रेस्टोरेंट बनाने का, ये हमने वल्चर रेस्टोरेंट से हमने यहाँ पे सीखा है। अब वल्चर रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क में भी हमने ये सेटअप किया था, बट अगर अगर अलग-अलग आपके जो स्टेट्स हैं ना, उनमें भी आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हरियाणा में भी आपको देखने को मिलता है, जो थ्रेटन्ड आपके वल्चर होते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे वल्चर रेस्टोरेंट क्रिएट किए थे। उसी को सीखते हुए हमने यहाँ पे हॉर्नबिल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे लेकर आए हैं, राइट? तो ये बातें होगी हमारी मालाबार पाइड हॉर्नबिल के बारे में। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग बी कॉरिडोर्स अक्रॉस द नेशनल हाईवेज। देखो, कई बार आप लोग सड़कों पे जाते होंगे, तो कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों के बीच में ना इस तरह से आपके कुछ ऐसे ट्रीज लगा दिए जाते हैं जो देखने में अच्छे होते हैं। वो देखने में तो अच्छे हैं, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें, वो हमारा कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहे। तो क्यों ना सर ऐसा करें कि यहाँ पर अच्छी खासी हम यहाँ पे ऐसा प्लांटेशन करें जिससे हमें फ़ायदा भी हो। पॉइंट आता है, क्या फ़ायदा? हम यहाँ पे बी कॉरिडोर बना सकते हैं क्या? आंसर इज यस। और एक्चुअली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही करने जा रही है। ये पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा जहां पर हम नेशनल हाईवेज के क्रॉस यहाँ पे बी कॉरिडोर बनाएंगे। बी कॉरिडोर मतलब आपके जो हनी बीज होती हैं उनके लिए, हनी बीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपका जो फूलों का रस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलन रिसोर्सेज थ्रू आउट द ईयर उनको यहाँ पे मिल पाएंगे। उससे आपका क्या होगा, हनी बी की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखा जाएगा कि जो वेजिटेशन यहाँ पे लगाई जाएगी ना, वहाँ पे नेटिव स्पीशीज लगाई जाएंगी, जैसे आपका नीम हो गया, करांच हो गया, महुआ, पलाश, ठीक है? जो भी आपका फूलों का रस है वो यहाँ पे मिल पाए हनी बीज को, उसके एजेंडा के साथ यहाँ पे ये चीज़ करी जा रही है। और लगातार इस तरह से ब्लूम उनके ऊपर रहेगा। तो हमारा फोकस ऑर्नामेंटल के ऊपर नहीं कि देखने में अच्छे लगे ना, हमारा फोकस रहेगा बायोडाइवर्सिटी इनहांसिंग प्लांटेशंस के ऊपर। दैट इज द एंटायर फोकस। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि कम से कम 3 इस तरह के डेडिकेटेड कॉरिडोर प्लान आपके पॉलिनेशन कॉरिडोर हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे बाय 2026-27। एंड अगर हम बात करें, तो लगभग 40 लाख पेड़ इस तरह से प्लांट किए जाएंगे नेशनल हाईवेज के क्रॉस, एंड उनमें से 60% जो होंगे वो बी कॉरिडोर इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि सर ये मधुमक्खियां क्या होती हैं? अरे बती भाई, आपको पता तो है मधुमक्खियां क्या होती हैं। मधुमक्खियां जो होती हैं वो यहाँ पे आपके फूलों के रस के ऊपर यहाँ पे फीड करती हैं एंड पॉलन के ऊपर, राइट? इसका रीज़न यही है कि जो आपका नेक्टर होता है ना, जो फूलों का रस होता है, वो इनके लिए एनर्जी का काम करता है, और जो पॉलन होता है वो उनके लिए प्रोटीन का एक तरह से सोर्स होता है, राइट? दुनिया भर में आपको बीस की लगभग 20,000 अलग-अलग स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। कुछ इकट्ठे मिलके रहती हैं, कुछ अकेले में रहती हैं, बट इस तरह से बीस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बीस में भी ना बहुत अच्छी खासी कॉलोनीज़ सेटअप होती हैं। कैसे? देखो, बीस की अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे एक होता है और क्वीन। एक्चुअली पता क्या है, इनमें डीओएल का कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर। कौन बंदा कौन सा काम करेगा वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है। जैसे कई बार होता है ना कि अच्छा यार, घर में ये बंदा पैसा कमाएगा, घर में ये बंदा जो होगा वो ये काम देखेगा, है ना? यहाँ पे हमने लेबर
को अपने डिवाइड कर रखा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे क्वीन की अगर हम बात करें, क्वीन होती है आपकी फर्टाइल फीमेल, ठीक है? ये सबसे बड़ी होती है साइज़ के अंदर और यही है जो अंडे देती है, राइट? फिर एक होते हैं वर्कर्स। वर्कर्स में आती हैं आपकी स्टेराइल फीमेल्स। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ऐसी महिला बीस जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती उनको हम बोलते हैं वर्कर्स। अब ज़्यादातर आपकी हज़ारों की संख्या में आपकी यही प्रकार की वर्कर्स ही होती हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है खाने को इकट्ठा करना, क्लीनिंग और बाकी सब चीज़ें करना, डिफेंस मतलब कोई इनको मारने आए तो उनको प्रोटेक्ट करना खुद को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्कर करते हैं। फिर एक होते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स कौन होते हैं? जो मेल बीज होती हैं। ये क्या करते हैं? इनकी थोड़ी आँखें लंबी होती हैं एंड कहीं न कहीं ये क्वीन के साथ मेट करते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन जो कौन करेगा? वो क्वीन ही तो करेगी। तो कहीं न कहीं ये होते हैं ड्रोन्स और ध्यान रखना ये आपको काट नहीं सकते। इसके अलावा एक होता है कॉलोनी साइज़। कॉलोनी साइज़ मतलब कितना साइज़ होगा? तो एक पर्टिकुलर हाइव में लगभग 20,000 से 80,000 बीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो डेफ़िनिटली पॉलिनेशन के अंदर इनका बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक कॉन्सेप्ट आता है वैगल डांस का। एक्चुअली पता क्या है? ये जो मैंने आपको बताया था ना वर्कर्स जो कहीं न कहीं स्टेराइल फीमेल होती हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये बताती हैं कि वहाँ-वहाँ जाओगे तो फूलों का रस मिलेगा। उसी को बोलते हैं वैगल डांस और ये ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट आपका कार्ल वॉन फ्रिश ने ये बात डिकोड करी थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पे मिला था 1973 के अंदर कि कैसे बीज को पता लग जाता है कि कहाँ पर आपका जो आपका फूड सोर्स कहाँ पर है, वो आपस में ये एक-दूसरे का इन्फॉर्म करते रहते हैं और उसी को बोलते हैं क्या? वैगल डांस। आगे आएँगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखो आयुष के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जब हम बात करते हैं आयुष की, तो ऐसा सिस्टम जिसे आपका आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आपको आयुष में देखने को मिल जाएँगी। अब आयुष को भारत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है एंड इसी वजह से आयुष की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी ना, वो भारत के अंदर हुई थी 2017 में नई दिल्ली में। अब पॉइंट पता क्या है? हम यहाँ पे इसको ना 2 साल बाद करवाने की कोशिश करते हैं, पर ये होता नहीं है नॉर्मली 2 साल बाद, बट इस बार हो गया है। जैसे 2017 में पहला इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था नोई नई दिल्ली में, 2024 दुबई में हुआ। अब तीसरा भी जो इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है, वो यहाँ दुबई के अंदर ही हुआ। तो 2024 के ना 2 साल बाद 2026 में आपको तीसरा इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से बाइनियल है। बाइनियल मतलब 2 साल बाद। हर हर 2 साल बाद नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कंसर्न्स रहे, बट नॉर्मली कोशिश रहती है कि 2 साल बाद हो और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द साइंस इंडिया फोरम एंड द वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन और भारत का जो आयुष मंत्रालय है वो यहाँ पे डेफिनेटली इनकी मदद करता है। इस बार का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर हुआ और इस बार की जो थीम थी वो थी एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन फॉर माइंड बॉडी हेल्थ। देखो एविडेंस बेस्ड का मतलब यही है कि आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो कि आयुर्वेद से ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे प्रॉपर उसको डेटा के साथ आप उसको बैक करना चाहते हो ताकि लोगों के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बन पाए, उनकी माइंड, उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ जो है वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो पाए। बाकी इस बार के कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई कि आयुष के अंदर एआई कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, रिसर्च क्वालिटी कैसे बेहतर करें, ठीक है ना? मेंटल हेल्थ हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस होती हुई देखने को मिली और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर 62 साइंटिफिक सेशंस हुए, अलग-अलग डिस्कशंस हुई, अलग-अलग देशों के स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले और बहुत सारे पेपर्स जो है यहाँ पे प्रेज़ेंट हुए। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ओवरऑल बहुत एक आयुष को कैसे आगे लेके जाना है उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। बाकी यहाँ पे फ़िल्म फेस्टिवल भी आपको देखने को मिला, जहाँ पर आपकी हेल्थ को कैसे बेटर करना है उसके रिगार्डिंग जो फ़िल्म्स हैं वो यहाँ पे प्रेज़ेंट करी गई। तो इसमें वेलनेस बियॉन्ड जो वॉल्स हैं बाय डॉक्टर अरुण, इनको यहाँ पे सबसे बेस्ट फ़िल्म का यहाँ पे अवार्ड मिला एंड बियॉन्ड रेस्टलेस ये भी डॉक्टर नीतू निकोलस के द्वारा थी जो मूवी थी उसको सेकंड बेस्ट फ़िल्म का यहाँ पे अवार्ड मिला। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। आगे आएँगे दोस्तों अगले टॉपिक पे दैट इज़ योर सुपर अर्थ। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि सुपर अर्थ होता क्या है? देखो सुपर अर्थ, अर्थ तो समझते हो आप लोग प्लैनेट है हमारा, ठीक है ना? सुपर अर्थ होते हैं ऐसे एक्सोप्लैनेट जो धरती से लगभग 2 से 10 गुना भार के ज़्यादा हों। मतलब जितना भी अर्थ का मास है ना, उसका 2 टू 10 टाइम्स के बीच में अगर कोई मास वाला प्लैनेट होता है ना, उसको हम सुपर अर्थ बोल देते हैं। अब देखो अर्थ का मास तो मतलब अर्थ से बड़ा ही होगा डेफिनेटली और नेपच्यून से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे इनको बोलते हैं सुपर अर्थ। बेसिकली 2 एंड 10 टाइम्स के बीच में। अर्थ से बड़े बट कहीं न कहीं नेपच्यून से जो छोटे होते हैं। अब 2004 में हमने पहली ऐसी डिस्कवरी करी थी व्हिच वाज़ ग्लीस 876d, ठीक है? ये यहाँ पे हमें पहला ऐसा सुपर अर्थ हमें यहाँ पे देखने को मिला था।
अब अगर हम बात करें ना हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी चीजें आपको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, सुपर अर्थ आपको नहीं देखने को मिलते, बट हमें लगता था कि शायद दुनिया में भी कम ही होंगे सुपर अर्थ, पर ऐसा शायद नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स आज के टाइम बता रहे हैं कि सुपर अर्थ बल्कि दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब दुनिया मतलब मिल्की वे के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। समझे इस बात को? तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे केपलर 452b, इसको 2015 में आपको डिस्कवर किया गया था। तो ये 1400 लाइट ईयर्स दूर है हमारे से, और ये हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, और सन जैसा ही एक और स्टार है उसको ये ऑर्बिट करता है। फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, देखो, एक होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो आपका स्टार है, ठीक है, वो क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के। पर जब मैं बात करता हूँ ना प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की, ये दरअसल में अपने आप में आपको एक एक्सोप्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक्सोप्लैनेट जो धरती के सबसे ज्यादा नजदीक आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट इज द क्लोजेस्ट नोन सुपर अर्थ, जो कि लगभग 4 लाइट ईयर्स दूर है हमारे से। और ऐसे ही केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत सारी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस करी, तो उसमें पाया गया कि यार ऐसे सुपर अर्थ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है या कॉमन है अलोंग द मिल्की वे। ऐसे सुपर अर्थ जिनका कहीं ना कहीं साइज जो है और जो मास जो है वो इंटरमीडिएट है, मतलब धरती से बड़ा है, पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो गैस जाइंट्स हैं जैसे नेपच्यून, उनसे यहाँ पे आपको छोटा आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कुछ में रॉकी आपके प्लैनेट्स हैं, कुछ आपके ओशन कवर्ड हैं, कुछ में आपको हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी सुपर अर्थ है वो बिल्कुल अर्थ जैसे नहीं है, हर किसी में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट किसी में रहने लायक भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केपलर 452b, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, यहाँ पर लिक्विड वाटर हो सकता है एग्जिस्ट करे, तो ये रहने लायक भी है डेफिनेटली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी ग्रेविटी भी ज्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि मास ज्यादा है ना, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर उनका रिटेन रहेगा। तो सुपर अर्थ हमें लगता था कि नहीं यार दुनिया में कहीं ना कहीं सुपर अर्थ कम होंगे, मतलब आपके मिल्की वे के क्रॉस, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्की वे में बहुत सारे आपको सुपर अर्थ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे हमें कहीं ना कहीं प्लेनेट फॉर्मेशन की जो थ्योरीज हैं उनको हमें और फर्दर अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें जो धरती के अलावा कहीं और जिंदगी एग्जिस्ट करती है इसके बारे में भी हमें यहाँ पे और हमें आइडिया यहाँ पे मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सुपर अर्थ का। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर प्रोजेक्ट वॉल्ट। इसको थोड़ा समझना कि आखिर ये प्रोजेक्ट वॉल्ट है क्या। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1973 में ना एक बहुत बड़ी घटना हुई, दैट इज अरब ऑयल एम्बार्गो। जब ये कॉन्सेप्ट आया ना, तो उसके बाद पता क्या हुआ, दुनिया भर में आपके जो ऑयल के प्राइसेस थे वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो यूएसए ने उस टाइम पता क्या किया, यूएसए ने बोला कि भाई हमारी ना बहुत ज़्यादा निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर, तो क्यों ना एक काम करें, हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे बना लें। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब कि कल को कोई ऐसी परेशानी आए, अचानक से कुछ यहाँ पे तेल की सप्लाई बंद हो जाए, तो हमारे पास बहुत सारा तेल होना चाहिए ताकि हम ऐसी परेशानी से लड़ पाए। ठीक है, तो एक तरह से ना उन्होंने कोशिश पता क्या करी, कोशिश ये करी कि सेफ्टी के लिए एक यहाँ पर एक बफर बना लिया। राइट, ये है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आज के समय ना ऑयल उतना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजर्व नहीं रहा। आज के टाइम के ऊपर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट रिजर्व्स यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो यूएस बोलता है कि यार देखो, कल को ऐसे कुछ चाइना ने कर दिया, कुछ ऐसी हरकत कर दी कि उन्होंने बोला कि हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे, तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना हम अपने पास ही एक स्ट्रेटेजिक डोमेस्टिक रिजर्व बना के रखें क्रिटिकल मिनरल्स का। क्योंकि देखो, आप भविष्य को देखो, जैसे तेल के ऊपर पहले 20वीं सदी के अंदर राज हुआ, 21वीं सदी में हो सकता है ये क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कोई राज करे, है ना। तो अगर हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स सेफ रहेंगे ना, तो हमें फिर दिक्कत नहीं आएगी कोई यहाँ पे कुछ भी करता रहे। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च कर दिया है। अब इसमें पता क्या होगा, एक जगह होगी, यहाँ पे ये सारे अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो यहाँ पे अपना सेफली यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे इस तरह के 60 क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे यूएस के जुलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करे हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इस सदी को यहाँ पे डोमिनेट करने वाले हैं ये क्रिटिकल मिनरल्स। और इसीलिए यहाँ पर यूएस क्या कर रहा है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वॉल्ट उसने बनाया है, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बनेगा, जिसमें $10 बिलियन वहाँ का एग्जिम बैंक जो है वहाँ का यूएस का वो यहाँ पे देगा, और $2 बिलियन आपका प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग से आएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग पाएगा कि कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूएस अडॉप्ट कर रहा है, जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेशनल पावर को शेप अप करने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए थी। अब दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की। पहला क्वेश्चन है आपका डिजिटल रुपी के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़िएगा, ट्राई करिएगा क्या आंसर इसका होना चाहिए। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू
लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग बहुत सिंपल है कि जब भी कभी बैंक्स के ऊपर परेशानी आती है तो उस समय उनकी मदद करने के लिए आपका आरबीआई यहाँ पे होता है। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। इसका लिंकेज गवर्नमेंट्स के साथ नहीं है या फिर आपकी ट्रेड इंडस्ट्री बॉडीज के लिए साथ नहीं है, इसका लिंकेज बैंक्स के साथ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी 2 ओनली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो यहाँ पे कस्टमर ओन्ड एंटिटी होती हैं, क्योंकि जो कहीं ना कहीं कस्टमर है वही यहाँ पर इनका एक तरह से ओनर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या इन जनरल कोऑपरेटिव बैंक्स में एक समस्या जो आती थी वो आती थी डुअल रेगुलेशन की। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि इनके ऊपर जो रेगुलेशन होता था, एक तो आरबीआई रेगुलेट करता था, और क्योंकि कोऑपरेटिव्स अपने आप में स्टेट के अंतर्गत आते हैं, जो स्टेट जो आपके रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भी इनके ऊपर रेगुलेशन करते थे। और इससे दिक्कत क्या आती थी, दो रेगुलेटर होने की वजह से यहाँ पर ये ढंग से कभी काम नहीं कर सकते थे जिस प्रोफेशनल ढंग से इनको काम करना चाहिए, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। फिर 2020 के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020। उसके माध्यम से ज़्यादातर जो पावर थी वो यहाँ से चेंज करके आपकी आरबीआई को यहाँ पे दे दी गई, ताकि ये जो डुअल रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे हम हटा पाएं और कोऑपरेटिव्स अच्छे ढंग से काम करें। तो दैट वाज द मेजर चेंज जो 2020 के अंदर हुआ, एंड उसी वजह से अगले साल यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन भी पूछा। अब अगर इसमें पहले स्टेटमेंट अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, नो, अब यहाँ पे ये आरबीआई के अंतर्गत आ चुके हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, एंड ये आपके लाए गए थे बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। अब एक्चुअली ना किसी बच्चे को हो सकता है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का आइडिया ना हो, पर यूपीएससी आपसे चाहता भी नहीं है कि आपको सेकंड और थर्ड का आइडिया हो। वो ये चाहता है कि क्या आपको पहला स्टेटमेंट पता है या सही है या नहीं है। और जो बच्चा 2020 में करंट अफेयर्स पढ़ रहा था वो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को 2021 में आंसर कर सकता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और जैसे आप पहला स्टेटमेंट गलत करोगे कहीं ना कहीं आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। बाकी ट्रू एंड फॉल्स की बात रही, ये आप ट्राई करिएगा, इसको बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। एंड जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें था अर्बन चैलेंज फंड। तो दोस्तों ये अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यस दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे लेकर आई है। माघ मेला की बात करें तो ये प्रयागराज के अंदर होता है हर साल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, त्रिवेणी संगम के ऊपर, दैट इज करेक्ट। पेंगोलिन्स की बात करें तो दोस्तों इंडियन पेंगोलिन जो है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा आईयूसीएन लिस्ट के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी LHS 1903 सिस्टम की बात करें तो यस दैट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।